मूवी शुरू होती है और हम मिलते हैं किम से। किम जो कि स्कूल गोइंग बॉय है और आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे है, लेकिन आज पहले ही दिन वो स्कूल जाने में लेट हो रहा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि किम की माँ ने उसके बैग में बहुत ही भारी भरकम सामान भर दिया था, जिसे शायद उठाकर चलना भी मुश्किल था। दरअसल किम के पास उड़ने की स्पेशल पावर्स थी और इसीलिए उसकी माँ ने बैग में भारी भरकम सामान भरा ताकि कहीं बैग हल्का होने की वजह से वो उड़ने न लग जाए। किम घर से निकलते ही भागते हुए बस पर चढ़ता है और फाइनली अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी जैसे ही उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है उसे जैंग दिखाई देती है। जैंग जो कि उसी के क्लासमेट है, उसकी बस छूट रही है। वो बाहर बस को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रही थी। किम उसकी मदद के इरादे से झट से नीचे उतरता है और उसे दूसरी बस में अपने साथ चढ़ा लेता है। जैंग के पास तो टिकट तक के पैसे नहीं थे, इसलिए किम खुद ही उसकी मदद करने का फैसला करता है। स्कूल में पहुंचने के बाद किम लगातार जैंग को ही देखे जा रहा था। दरअसल वो जैंग को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन जैंग तो इस बात से पूरी तरह से बेखबर थी। अचानक से जैंग को देखते देखते ही उसके पाँव जमीन से उठने लगते हैं। वो अपने आप को उड़ने से बचाने के लिए संभालने की कोशिश करता है और एक टेबल को कसकर पकड़ लेता है। अब हम इसी कहानी के दूसरे मोड़ पर चलते हैं, जहाँ प्लेन से उतरते हुए हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं। फ्रैंक शहर में पहुँचते ही एक बड़े से ट्रक से अपना कुछ सामान निकालता है। दरअसल वो यहाँ पर एक मिशन के लिए आया है। आपको बता दूं, फ्रैंक एक सीरियल किलर है। फ्रैंक को सुपरनैचुरल नाम की एजेंसी ने यहाँ मौजूद अद्भुत शक्तियों वाले लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब सबसे पहले वो एक वर्कर का भेष बनाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके और निकल पड़ता है अपने पहले शिकार की ओर। फ्रैंक वहाँ से निकलकर एक आदमी के पास पहुँचता है। वो उसे जिन जिन नाम से बुलाता है। अपने इस नाम को सुनकर जिन जिन तो हैरान ही रह जाता है। वो जल्दी से फ्रैंक को एक अकेले कमरे में लेकर आता है। तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? जिन जिन एक बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ फ्रैंक से ये सवाल करता है। अब फ्रैंक तो ठहरा सीरियल किलर, वो किसी से नहीं डरता। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ और तुम्हारे बारे में तो काफी कुछ जान गया हूँ। मारने के लिए आखिर क्यों, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक एजेंसी ने तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना। फ्रैंक के ऐसे अतरंगी जवाबों को सुनकर जिन जिन को गुस्सा चढ़ जाता है। अब जिन जिन ने बिना देर किए हुए अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल किया और जोर लगाकर फ्रैंक पर हमला बोल दिया। जिन जिन लगातार अपनी शक्तियों के साथ फ्रैंक पर भारी पड़ रहा था। जिन जिन ने फ्रैंक को उठाकर सीधा जमीन पर पटक दिया। तभी मौका पाकर फ्रैंक ने उसके चश्मे पर एक घूंसा दे मारा, जिसके कारण कांच जाकर सीधा उसकी आंख में लग गया। इतने में ही जिन जिन तड़पड़ाने लगता है। अब मौका मिलते ही फ्रैंक एक पेन उठाता है और जोरदार उसके सीने पर वार कर देता है, जिसके कारण जिन जिन वहीं लहूलुहान होकर गिर जाता है और देखते ही देखते उसकी सांसें भी थम जाती हैं। फ्रैंक जिन जिन की डेड बॉडी को उठाता है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। ऐसा करते ही वो तुरंत वहाँ से निकलता है। पहले टास्क को कंप्लीट करने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो वापस अपनी ट्रक में आता है और किसी को फोन करके अपने पहले टास्क को कंप्लीट करने के बारे में सूचित करता है। इधर किम की माँ युन न्यूज पर जिन जिन के मरने की खबरें देख रही है। उसके मरने की खबर तो जैसे मिनटों में चारों ओर फैल गई। और वहीं दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं, जो कि स्कूल बंद होने के बाद भी पढ़ाई में लगी हुई है। दरअसल वो यहाँ के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, लेकिन फी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अपने पापा से इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। घर पहुँचते ही जैंग के पापा उससे पैसों के बारे में पूछते हैं। जैंग, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह दो। हाँ, बस मुझे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए। पैसों की जरूरत होते हुए भी वो आगे कुछ नहीं कहती। दरअसल जैंग अपने पापा की कंडीशन को अच्छे से समझती है। इधर हम नेशनल एजेंसी में मौजूद जिनचुंग नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जो कि जिन जिन के मरने की खबरों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो तो खुद ही इतना पावरफुल आदमी था और आखिरकार उसे कौन कैसे मार सकता है। वो अपने किसी मित्र से कहता है कि जल्दी मैं इस खबरों को सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसका मरना कोई आम बात नहीं थी और अब वो ये समझ चुका था कि सभी अद्भुत शक्ति वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। कोई है यहाँ पर जो उन्हें मारना चाहता है। इधर किम, जो कि अब भी जैंग के ख्यालों में खोया हुआ है, और तो और वो उसके ख्यालों में खोया हुआ अपने कमरे की छत पर जा लगा। तभी वो अपने दिमाग को शांत करता है और वापस अपनी टेबल पर आ जाता है। इधर किम की माँ युन अपनी पुरानी पिस्तौल को साफ करने में लगी है। उसे पता है कि जिन जिन के पास शक्तियाँ थी, फिर भी वो मारा गया और कहीं ये खतरा उसके बेटे पर ना आ जाए, जिसके कारण वो पहले से ही पूरी तैयारियों में लगी हुई है। ये सब करते हुए युन अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगती है, जहाँ वो अपने बेटे किम को अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए घर की तलाश में निकलती है और फिर एक आदमी ने उस पर दया दिखाकर उसे घर दिया और वहीं पर उसने अपने बेटे किम के लिए एक प्ले हाउस बनाया।
जिसमें वो लगातार किम को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन उस वक्त तक किम ये नहीं जानता कि आखिर उसकी माँ ये सब क्यों कर रही है, इसलिए यून के लिए ये सफर बहुत ही मुश्किल रहा। फिर भी वो अपने इरादों पर टिकी रही और जल्दी उसने अपने बेटे की शक्तियों से उसकी पहचान करवाई। उसने एक रेस्टोरेंट खोला और फाइनली कड़ी मेहनत के बाद उसका रेस्टोरेंट चल गया। लेकिन यून कभी भी बाकी बच्चों के साथ किम को बाहर खेलने नहीं भेजती थी, इसलिए किम का पूरा बचपन टीवी पर सुपर पावर्स वाली मूवी को देखते हुए बीता, जिसके कारण किम खुद को भी एक सुपर हीरो समझने लगा था। इसके चलते जब वो स्कूल में गया तो उसने बच्चों को अपनी शक्तियाँ दिखाई और उसके उड़ने की पावर देखकर सारे बच्चे उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। किम भी अपने इस राज को सबके सामने बयां करके बहुत खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरीके से अनजान है कि उसके प्रिंसिपल ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया है, जो कि आगे चल के उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इधर किम का क्लासमेट, जिससे ये देखा नहीं गया कि आखिरकार यून उड़ कैसे सकता है, इसलिए रात को वो किम की ही जगह पर आया जहाँ पर उसने सबको उड़कर दिखाया था और वहाँ ऊपर लगे नेट पर चढ़कर उड़ने की प्रैक्टिस करने लगा, जिसके कारण वो धड़ाम कर जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आई। उस बच्चे को चोट लगने की वजह से पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि किम सारे बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो उन्हें गलत गलत तरीके सिखा रहा है, जिसकी वजह से उसकी माँ यून को स्कूल बुलाया गया और किम की बहुत शिकायतें की गई। यून को वहाँ सबके सामने शर्मिंदा होकर सॉरी बोलना पड़ा। अपनी माँ को इस तरह से उदास देखकर किम परेशान हो गया था। वो समझ चुका था कि उसकी माँ को उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, जिसके कारण वो अकेला बैठकर बहुत रोता है। किम इस वक्त छत पर अकेला बैठा हुआ था, तभी अचानक से किम की कमर में बंधी हुई रस्सी टूट गई, जिसके कारण वो हवा में उड़ने लगा। अपने बेटे को चिल्लाता देखकर मौके पर ही यून वहाँ पहुँचती है और फाइनली उसे बचा लेती है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक के पास, जो कि अपने दूसरे टारगेट की ओर निकल चुका है। फ्रैंक एक अजीब सी पुरानी लाइब्रेरी के अंदर पहुँचता है और वहाँ के मालिक के सामने बैठ जाता है। वो मालिक की आंखों में आंखें डालकर पूछता है क्या वो पहले बंक के नाम से जाना जाता था। बंक को एहसास हो चुका था कि शायद उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया। दरअसल बंक के पास बिजली की शक्तियाँ थी। उसने समय रहते जल्दी से एक बैटरी को निकाला और बैटरी से ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगा, जिसके कारण उसके बाल बिल्कुल खड़े हो चुके थे। अब बिना देर किए हुए अपने सामने खतरे को देखकर वो फ्रैंक से बिना कुछ कहे ही उसे बिजली के झटके देना शुरू कर देता है। फ्रैंक लगातार उसके हाथ से बैटरी को छीन रहा था ताकि वो उसकी शक्तियों को कम कर सके। फ्रैंक ने बैटरी को छीनकर उसे दूर फेंक दिया, लेकिन बंक ने जल्दी बैटरी को फिर से अपने हाथ में ले लिया और लगातार बिजली के झटके देने लगा। लेकिन इतने में ही फ्रैंक ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया और बंक पर एक जोरदार वार किया। वार इतना तेज था कि एक ही बार में बंक मारा गया। वहीं उसने बंक के दूसरे हाथ में एक फोटोग्राफ को देखा और इस फोटो में कोई और नहीं बल्कि बंक का बेटा था। लेकिन इस वक्त उसके पास ज्यादा खोजबीन करने का समय नहीं था, इसलिए वापस से वो अपनी ट्रक में आ जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है जैंग के पास, जो कि दौड़ते भागते स्कूल तो पहुंच गई थी, लेकिन दौड़ने की वजह से उसे काफी स्वेटिंग हुई, जिसके कारण वो महसूस करती है कि उसके कपड़ों से काफी बदबू आ रही है। इसीलिए सबके पास बैठने में वो काफी ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। तभी बैंक नाम का लड़का उसके पास आ गया, जो कि अक्सर उसे परेशान किया करता था। बैंक ने उसके हाथ से पेपर को छीन लिया, जहाँ उसे पता चला कि वो जिम्नास्टिक्स करती है। बैंक ये पढ़ते ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसके आगे बैठा ली नाम का एक लड़का बैंक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जब जैंग अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए जाती है तो बैंक उसके पीछे पीछे चला जाता है। बैंक वहाँ भी जैंग के पीछे पीछे पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। ली जानता था कि वो ऐसा जरूर करेगा, इसलिए जैंग के बचाव में वो भी बैंक के पीछे आ चुका था। जब वो बैंक को रोकता है, लेकिन बैंक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ली को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। ली भी उसके दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उससे मिलने बाहर आ जाता है। लेकिन उन दोनों को यहाँ से एक साथ निकलते हुए एक टीचर ने देख लिया था, लेकिन दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे। बाहर निकलते ही बैंक पहला वार करता है, लेकिन ली भी कुछ कम नहीं था, वो उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। ली लगातार बैंक पर भारी पड़ रहा था। उसने एक ही वार में एक पूरे के पूरे पेड़ को हिला दिया, जिसे देखकर तो बैंक की हालत ही खराब हो गई। और अब यहीं पर ली की शक्तियों का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि ली के पास भी अद्भुत पावर्स हैं। इधर टीचर ने क्लास में बंक के ना होने की वजह पूछी, तभी ली जोर से बोल पड़ता है, अरे उसकी तो तबीयत खराब है। इधर बंक के मरने की खबर लगातार फैलती जा रही थी। अब जैसे ये खबर यून के पास पहुंचती है, वो बहुत ज्यादा चिंता में डूब जाती है। उसे पता है जो भी ये इंसान है एक दिन वो उसके बेटे तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को मार रहा है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। यून की चिंता अपने बेटे को लेकर लगातार बढ़ती जा रही थी। इधर किम तो मस्ती में था, उसे तो इन सारी बातों
बातों की कोई खबर नहीं थी। वो जैंग के साथ अपनी स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जाता है और फिर दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं। आज जैंग और किम दोनों को ये पनिशमेंट मिली थी स्कूल का वॉशरूम साफ करने की। दरअसल वो दोनों आज सुबह स्कूल पहुँचने में लेट हो गए थे और ये थी उनकी पनिशमेंट। दोनों वॉशरूम में सफाई के लिए आ जाते हैं, तभी जैंग की नजर किम के हाथों पर जाती है। दरअसल उसके हाथों में चोट लगी हुई थी। चोट को देखते ही वो उसके हाथों पर दवाई लगाने लगती है। जैसे ही जैंग उसे टच करती है, किम तो अपना कंट्रोल ही खो देता है। उसके पैर जमीन से उठने लगते हैं। वो अपने पैरों को जमीन पर लगातार टिकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चल चुका था कि शायद अब वो असफल रहेगा और कहीं जैंग के सामने उसकी शक्तियों का खुलासा न हो जाए, इसलिए वो तुरंत ही उसे वॉशरूम से बाहर जाने के लिए कह देता है। जैंग के बाहर जाते ही किम तो हवा में लटक जाता है। इधर क्लास का समय शुरू हो चुका था। किम जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करके क्लास में पहुंचता है, जहां हर तरफ उसी के क्लासमेट बैंक की बातें हो रही थी। टीचर एक बार फिर से सबसे सवाल करता है क्या किसी को बैंक की कोई खबर है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी क्लासमेट्स इस बात से इनकार कर देते हैं। स्कूल खत्म होते ही जैसे ही किम अपने घर पहुँचता है, उसकी माँ उसे डांटना शुरू कर देती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है स्कूल से कभी लेट मत आना। दरअसल वो किसी भी हाल में अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो किम को जोर की डांट लगाती है ताकि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करे। इधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि अपने दूसरे शिकार की ओर निकल चुका है। वो एक बिल्डिंग के सामने जाकर अपनी ट्रक को रोक देता है। वहाँ खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके इतना कहते ही फ्रैंक तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से किसी को कॉल करके फ्रैंक के बारे में खबर देता है। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं। इधर जैंग भी अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस में लगी हुई है ताकि वो इस खेल में महारत हासिल कर सके। वो एक बेहतर खिलाड़ी बनकर पैसे कमाना चाहती थी ताकि वो अपने स्कूल की फीस भर सके। ली उसे प्रैक्टिस करते हुए चुपके चुपके देखता रहता था। दरअसल वो भी जैंग को मन ही मन पसंद करने लगा था। इधर किम भी जैंग को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाता है। तभी सडन प्रैक्टिस के वक्त जैंग का पैर ट्विस्ट हो जाता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। ली उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि किम उसे बचाने के लिए उड़कर पहुँच चुका था। ली से पहले पहुँचकर किम झट से जैंग को उठाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ा सा पैर ट्विस्ट हो गया था और इस तरह की प्रैक्टिस में ये सारी चीज तो आती ही रहती हैं। जैंग बड़ी ही पोलाइटली किम को आंसर करती है। अब वो किम को अपने पास बिठाकर नी की प्रैक्टिस करने लगती है। जैंग को इतना करीब आता देख किम अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो हवा में उड़ने लगता है और तभी धड़ाम कर नीचे गिर जाता है। तभी जैंग उसके पास पहुंच जाती है। उसे अपने पास देखकर किम हड़बड़ाकर वहां से उठता है और मैं ठीक हूँ कहकर बाहर चला जाता है। इधर जैंग अब भी पूरी तरह से कंफ्यूजन में थी कि आखिर वो उड़कर दूर कैसे गिरा। जैसे ही वो दोनों जिम्नास्टिक एरिया से बाहर निकले, ली वहाँ पर आता है और जहाँ पर जैंग जंपिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, ली भी वहाँ पर गुस्से में उछलता है और अपने पंजे को दूर दीवार पर मारता है। अब दूसरे ही दिन किम और जैंग एक दुकान पर खाना खा रहे थे। तभी जैंग को याद आता है कि वो अपने स्पोर्ट शूज स्कूल में ही भूल गई। उसकी ये बात सुनते ही किम अपने खाने को रख देता है। मेरा पेट तो भर गया है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे शूज लेकर आता हूँ। अब वो तुरंत ही वापस स्कूल पहुँच जाता है, लेकिन जैंग भी चुपके से उसके पीछे पीछे जा रही थी। दरअसल उससे कुछ दिनों से किम की हरकतों पर शक हो रहा था, तो आखिर किम का पूरा सच क्या है ये जानने के लिए वो उसके पीछे चल पड़ी। वो किम के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते आगे बढ़ती जाती है। कुछ दूर चलने के बाद निशान अचानक से गायब हो जाते हैं। वो घबराने लगती है कि आखिर किम कहाँ चला गया। वो उसे जोर जोर से आवाज लगाती है, तभी किम निकलकर बाहर आ जाता है। अब वो एक जगह पर बैठकर किम से सवाल करती है कि आखिर जब वो उसके पास होती है तो वो इतनी अजीब सी हरकतें क्यों करता है, तुम्हारा बर्ताव मेरे लिए तब इतना अजीब क्यों हो जाता है। जैंग की इन बातों को सुनते ही किम झट से कहता है, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो नॉर्मली भी ऐसे ही रहता हूँ। इतना कहते ही किम अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। तभी जैंग की नजर किम के हाथों पर पड़ती है। दरअसल उसके हाथों में लगा बैंडेज उतरने लगा था। जैंग उसकी बैंडेज ठीक करने के लिए जैसे ही किम को हाथ लगाती है, किम अपना सारा कंट्रोल खो देता है और सीधा हवा में उड़ने लगता है और डायरेक्टली जाकर छत से चिपक जाता है। ये देखकर तो जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे इस तरह से उड़ते हुए देखकर जैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सबसे पहले वो अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करती है और फिर किम को बचाने की तरकीब ढूंढने लगती है। वो एक स्टूल पर चढ़कर जोर की छलांग लगाती है और किम की टांग को पकड़कर नीचे खींच लेती है। नीचे आते ही दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं और फिर बाहर निकलकर घर आने लगते हैं। लेकिन ये सारा सीन सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे में देख लिया था। इधर घर पर यून खाना बना रही थी और जैसे ही उसे पता चलता है कि किम आ गया है, वो भागकर बाहर जाती है। तभी वो किम के साथ जैंग को भी देखती है। वो जैंग को इस तरह से किम के साथ देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि पहली बार किम का कोई फ्रेंड घर आया था। वो झट से जैंग का हाथ पकड़कर
कर उसे अंदर बुला लेती है। वो जैंग को डिनर पर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है और जैंग भी तुरंत ही मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि अपना हुलिया ठीक करने एक पार्लर में पहुंचता है और वहीं सैलून में वो मिलता है होंग नाम की लेडी से। वो उससे हेयर कट करने के लिए कहता है। होंग भी रेडी हो जाती है और उसका हेयर कट करने लगती है। तभी इसी दौरान फ्रैंक होंग से कहता है, मैं तुम्हारी सच्चाई को जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम नाजू हो ना। और जैसे ही होंग ने फ्रैंक के मुंह से अपना रियल नेम सुना, वो समझ जाती है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बिना सोचे समझे धारदार चाकू से उस पर वार करना शुरू कर देती है। इतने में ही फ्रैंक उठता है और होंग को दूर फेंक देता है और अपने सर से चाकू निकालकर बाहर फेंक देता है। और तो और फ्रैंक के जख्म अपने आप अजीब तरीके से बढ़ते जा रहे थे। होंग समझ गई थी कि इससे लड़ना मुश्किल है, इसलिए वो भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है और वहीं से अपनी एक्सरे गन उठाती है और दीवार के आर पार गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इधर फ्रैंक भी दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसे दीवार तोड़कर अंदर आता देख होंग वहाँ से भागकर किचन में पहुँच जाती है और वहाँ से अपनी दूसरी गन निकालकर पाइप्स पर गोलियां चला देती है। पाइप फटते ही वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। दोनों धुएं की आड़ में छुपकर एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे। इनमें से कुछ गोलियां होंग को भी लगी और कुछ तो फ्रैंक को भी। फ्रैंक के जख्म भर जाए जिसके कारण वो एक जगह पर अपने आप को छुपा देता है ताकि वो अपनी शक्तियों से अपने जख्मों को दोबारा भर सके। घाव भरते ही वो फिर से बाहर निकला और तुरंत ही जाकर होंग का गला पकड़ लिया। तभी फ्रैंक उससे सवाल करता है कि तुम जितने भी अद्भुत शक्तियों वाले लोग हो, तुम अपने बच्चों को क्यों छुपा रहे हो। तभी होंग गुस्से में कहती है कि तुम बचकर रहना, नहीं तो तुम ऐसे ही मारे जाओगे। उसकी ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो उसका और जोर से गला दबाता है और फिर उसे वहीं खत्म कर देता है। उसे मारकर फ्रैंक कहता है, मुझे पता है तुम्हारे बच्चे फ्यूनरल पर जरूर आएंगे। इधर जैंग किम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और फिर अकेले ही घर चली जाती है। जब यून अंदर कमरे में आती है और वहाँ उसे जैंग नहीं दिखाई देती, वो किम से सवाल करती है, जैंग कहाँ है? वो तो चली गई अभी अभी। अब उसकी माँ किम को डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, तुम्हें उसे उसके घर तक छोड़कर आना चाहिए। इतना कहते ही किम बाहर भागता है और अपनी शक्तियों की बदौलत उड़कर झट से जैंग के पास पहुँच जाता है। जैंग भी उसे अपने सामने देखकर खुश हो जाती है। अब जैंग भी किम को अपना पूरा सच बताती है। वो उससे कहती है, मैं पिछला स्कूल छोड़कर नहीं आई बल्कि वहाँ से निकाली गई थी क्योंकि एक दिन वहाँ पर एक लड़की को कुछ लड़कियाँ परेशान कर रही थी और मैंने उन 17 लड़कियों को चैलेंज कर दिया और पूरे स्कूल के सामने उन 17 लड़कियों की खूब धुलाई की। यानी जैंग के अंदर भी स्पेशल टाइप की पावर्स थी जिससे वो इतनी लड़कियों का एक साथ मुकाबला कर पाई। वो किम के सामने अपनी शक्तियों का खुलासा करती है और फिर कहती है, यही वजह थी कि मुझे वहाँ के स्कूल से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि उसके पिता को इस मामले को रफा दफा करने के लिए बहुत सारे पैसे भरने पड़े। इधर फ्रैंक ने जितने लोगों को मारा था वो सबके बच्चों से मिलने गया और सबके बच्चों के मन में अपने माँ और पिता के लिए इतना प्यार और दर्द देखकर वो भी शर्मिंदा हो गया। उसे भी उन बच्चों पर तरस आने लगा क्योंकि उसके भी कोई माता पिता नहीं थे। उसने भी हमेशा उन्हें मिस किया और आज वो अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हो रहा था। उन सभी बच्चों की प्यारी प्यारी बातों को सुनकर फ्रैंक ने ये फैसला ले लिया कि अब वो किसी की भी बच्चों को नहीं मारेगा। फ्रैंक ने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए। इधर नेशनल एजेंसी वाले पूरी दुनिया से मरे हुए लोगों का सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं हम उस इंसान के लड़के को देखते हैं जो कि बिजली से मारा गया था। उसके भी अंदर अपने पिता की तरह पावर्स थी और अब वो निकल चुका था अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए। तो इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है और आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।